बच्चों कैसे आप लोग हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त वेरी गुड। एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और हम वन शॉट वीडियो डाल रहे थे। वन शॉट वीडियो हमने किसकी डाल ली थी बच्चों? हमने डाल ली थी एक तो ड्यूअल नेचर की, और आज डालने वाले हैं हम एटम एंड न्यूक्लियाई की। किसकी? एटम्स एंड न्यूक्लियाई की। दोनों एक साथ ही कर देंगे, ठीक है। तो एटम्स न्यूक्लियाई में सबसे पहला टॉपिक आपको क्या कवर करना है? देखो, थॉमसन वगैरह कुछ नहीं, थॉमसन चाचा ने क्या कहा, रदरफोर्ड अंकल ने कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको कंक्लूजन पे जाना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि जो ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज जा सकता है इसके, ठीक है। जितना इसका साइज है ऑलमोस्ट इसको छू के आता है, बिल्कुल, ठीक है। मौत को बिल्कुल छू के आता है, ठीक है। तो एकदम इसको, इसकी इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस आपको कितनी होती है, वो होती है आपकी आर नॉट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, ठीक है। जेड ई जिसका न्यूक्लियस है ये, ओके। और 2e किस पे चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल पे, अपॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर। क्यों? इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होके गया, ये वाली डिस्टेंस हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट θ/2 अपॉन में ई वही एनर्जी इसकी, ओके, ठीक है, ठीक है। आपको ये करना है B इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर टी, ठीक है, ओके। ई मतलब वही काइनेटिक एनर्जी है आपकी, हाफ एम स्क्वायर, ठीक है, ओके बच्चे। एक तो ये करना है आपको टॉपिक। उसके बाद क्या करना है आपको? हाँ, एक ग्राफ भी ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा? n थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है sin 4 θ/2। यानी थीटा बढ़ेगा तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे जो स्कैटर्ड हुए हैं, उनका एंगल क्या होगा? वो कम होंगे, मतलब, ठीक है। अगर थीटा बढ़ेगा मतलब लार्ज एंगल से स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम होगी। हमें पता है ना, एक कंक्लूजन में लिखना था कि हमें, देखो जैसे मान लो ये 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, ये मान लो 180 डिग्री पे बहुत कम पार्टिकल ऐसे होंगे जो स्कैटर्ड होंगे आपके, ठीक है। तो ये n थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। सीधे आते हैं फिर उसके बाद हम बोहर्स थ्योरी पे। नहीं, एक बात और रहेगी, हाँ, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट, अगर आपको ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, तो ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इसका न्यूक्लियस मान लो ZE है हमारे पास, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी kZe² अपॉन में 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी होगी kZe², माइनस में होती है क्योंकि अट्रैक्टिव एनर्जी है, माइनस kZe² अपॉन r। और टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है kZe² अपॉन में 2r माइनस का, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला? एक बात ध्यान रहे, अगर आपको पास मान लो टोटल एनर्जी, आपको नहीं सारी एनर्जी निकालनी है, आपके पास एक भी एनर्जी है ना, आप सारी एनर्जी वहां से निकाल सकते हैं। क्या? देखो काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है? देखो काइनेटिक एनर्जी इसमें रिलेशन है सिर्फ माइनस का, तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है ये, समझ गए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो यहाँ 2 फैक्टर्स डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 फैक्टर ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बोहर्स थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में सब आपको पोस्टुलेट्स पढ़नी है बेटा, पोस्टुलेट्स पढ़नी है इसकी। पोस्टुलेट्स क्या थी? सबसे पहले पोस्टुलेट ये थी इसकी कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से
रिवॉल्व करता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी, ये सेंटीपीटल फोर्स है ना, देखो ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो सेंटीपीटल फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, mv²/r। ठीक है, पहले तो ये है कि जो हमारा सेंटीपीटल फोर्स है यानी Fc है वो किसके बराबर होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, हमारा सेंटीपीटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, पहली पोस्टुलेट तो ये है आपकी। दूसरी पोस्टुलेट ये है कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr=nh/2π के बराबर। तीसरी पोस्टुलेट ये थी बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे हाई लेवल पे जाता है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर हाई लेवल से लो लेवल पे आता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, E2 - E1। मान लो ये एनर्जी लेवल बेटा E1 है और ये E2 है, मान लो एनर्जी यहाँ से जंप करके जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका एनर्जी किसके बराबर होगा, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो ये तीन पोस्टुलेट है बेटा, इसको ध्यान से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला कि जो सेंटीपीटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। दूसरा है क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर। और तीसरा ये है कि जो आपका जो एनर्जी है, चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है चाहे लूज कर रहा है, वो किसके बराबर होगी, E2 - E1 hν के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, hν के बराबर होगी। ठीक है, आपको पोस्टुलेट्स याद करनी है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा किससे, एनर्जी से। देखो इस फॉर्मूले से। अब कुछ टर्म्स है जैसे इसमें है, देखो बेटा सबसे पहले क्या है आपका बोहर पोस्टुलेट से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट En, और इसका फॉर्मूला आता है आपका -13.6 eV/n²। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। आप किसी भी के लिए भी आपको एनर्जी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए, मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसमें Z की वैल्यू अलग अलग होगी बेटा, Z की वैल्यू 1 है, यहाँ Z की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, इसमें Z की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 3, और इसमें Z की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 रखोगे। समझ गए, तो इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ये हमारी बोहर थ्योरी की लिमिटेशन भी है ये कि बोहर थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मान लो अगर मैंने पूछ लिया कि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि हीलियम He पॉजिटिव के लिए मान लो nth ऑर्बिट, मान लो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो बेटा क्या एनर्जी होगी, E2 -13.6 अपॉन में Z का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और किसका n का स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट के लिए आएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी होगी। अगर पूछ लिया मान लो थर्ड सेल के लिए, इसी के लिए थर्ड, तो क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू कितनी 2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जैसे हाइड्रोजन के लिए ही करते हैं हम इसको, फॉर हाइड्रोजन, ये किसके लिए करी हमने, हीलियम के लिए। ठीक है, फॉर H के लिए करते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी -13.6, Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरे शेल के लिए कितनी आएगी बेटा, ये कितनी आएगी -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, Z तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब देखो ये हाइड्रोजन का आपका एटम है, ये इसका पहला ग्राउंड स्टेट है और यहाँ n की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रहे ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 0 मत कर देना, ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 2। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के लिए बात करें तो इसकी ये एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इस लेवल के लिए एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछा जाता है कई बार ग्राउंड स्टेट से, किसमें, फर्स्ट स्टेट के लिए, तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी बेटा, अभी तो बताया था, क्या करेंगे E2 - E1, तो E2 कितना है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए। समझ गए। और कई बार सीधा पूछी जा जाती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी,
और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, याद करो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसकी उससे इजेक्ट बाहर ही निकालना, उसको आउटर मोस्ट शेल से बाहर ही निकाल देना। तो उसके लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए। मान लो देखो हाइड्रोजन के लिए बेटा एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और n = 1 है यहाँ पे। अब इसको बाहर ही निकालना है हमें, ठीक है, इस सेल से बाहर ही निकालना, तो कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए हमें। अगर देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव होगी बेटा वो तभी बाहर जाएगा, जब तक वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है उसके पास एनर्जी, वो तब तक अट्रैक्ट रहेगा, वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रहे। एक तो एक्साइटेशन एनर्जी है और एक आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। रेडियस का कंसेप्ट Rn, अगर रेडियस देखें इसमें रेडियस, ठीक है, तो रेडियस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इवोल्यूट कैसे करेंगे, इसका थोड़ा एक्सप्रेशन भी देख लेना, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और इसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम n² × z, ठीक है। यहाँ आप n की वैल्यू डाल लेंगे, जौन से ऑर्बिट के लिए आपको पूछ रहा है, z की वैल्यू डाल लेंगे, z की वैल्यू यहाँ से जिसके लिए भी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा आपका, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़, आप इसको कर लेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है बेटा कि देखो इलेक्ट्रॉन, देखो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वह कितनी देर सर्वाइव करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बेटा कितनी देर सर्वाइव कर सकता है, सिर्फ 1 नैनोसेकंड के लिए सर्वाइव करेगा। तो मान लो ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये n की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, और ये इमेजिनरी शेल है, मान लो n ये उनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, या हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 मत रख देना, 3 रखना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू कितनी होगी, 4, एक ज़्यादा रखना बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कितनी देर रहेगा, ये बस नैनो सेकंड के लिए रहेगा, 10⁻⁹ सेकंड के लिए रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या आएगा, जंप करके क्या होगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है डायरेक्टली इसी में आ जाए, है ना। तो इसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी बेटा, वो उससे क्या होगा, अलग अलग कलर में रिलीज करने पड़ेंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो अलग कलर की लाइट होगी, क्योंकि अलग कलर की फिर एनर्जी रिलीज होगी, अलग अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। और इसमें से जब इसमें जाएगा तो अलग अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो अलग अमाउंट में एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। और जिसका ओरिजिन यही है बेटा कि एक्साइटेड होना इलेक्ट्रॉन का। और उसके बेसिस पे ये 5 थी हमारी, लाइमन, दूसरी है बाल्मर, तीसरी हमारी पाश्चन, चौथी हमारी ब्रैकेट, और 5वीं हमारी पफर्न सीरीज। क्या होती है, पफर्न सीरीज। लेमन सीरीज में आपको n1 की वैल्यू 1 रखनी है, और n2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5 अप टू सो ऑन हो सकती है, ठीक है, ओके। और n1 की वैल्यू इसमें कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन रह सकती है। ऐसे ही पार्शियल सीरीज के लिए यहाँ पे कितनी होगी, 3, और n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हो सकती है। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में यहाँ n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4, n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन हो सकती है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी, ये n1 की वैल्यू बच्चे, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन तक, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपको वेव नंबर निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, वेव नंबर या वेव लेंथ, वो किसके बराबर होगा, न्यू बार इजकल टू 1/λ इजकल टू r 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ गए। अब देखो, हाँ एक चीज और बता दूं मैं बेटा कि ये वाली जो सीरीज है ये किस रीजन में लाई करती है आपकी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। आपसे पूछा जा सकता है ये किसी का एक पोर्शन एक मार्क्स में, ठीक है, किसी क्वेश्चन का पार्ट बना के। और ये किसमें, विजिबल रीजन है, एकमात्र रीजन है कि जो बाल्मर सीरीज है वो किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में। क्या पता आपको वेवलेंथ पूछ ली जाए और कह देगा बाल्मर सीरीज से क्वेश्चन दे देगा और कह देगा बताओ कौन से रीजन में लाई करता है, आपको याद ही है भाई विजिबल रीजन में। और ये तीनों किस में आएंगे, इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन में आएंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो वेव नंबर निकालने के लिए 1/λ इजकल टू r
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का, बस फॉर्मूला याद रखना और कोई जरूरत नहीं है। और आर की वैल्यू आपकी क्या होती है, आर की वैल्यू बेटा होती है आपकी रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.09677 10⁻7 पर मीटर, इतनी वैल्यू होती है बेटा इसकी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया, मान लो फाइंड द शॉर्टेस्ट, फेमस क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, ठीक है, किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए पूछा जाए, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते, देखो बाल्मर सीरीज आपको पिक करना है, कौन सी सीरीज है, बाल्मर। भाई बाल्मर के लिए हमें पता है यार n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना, पर n2 की वैल्यू क्या ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले। तो मैं बता रहा हूं शॉर्टेस्ट के लिए आपको क्या ले लिए, इन्फिनिटी, क्या ले लिए, इन्फिनिटी। जिस भी सीरीज में पूछा जाए तो हाँ n1 की वैल्यू तो आपको पता होगी, n2 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो n2 की वैल्यू शॉर्टेस्ट बोले तो आपको इन्फिनिटी लेनी है, और लॉन्गेस्ट लेनी है तो नेक्स्ट लेवल लेना है उसका। जैसे यहाँ पे n1 की वैल्यू बेटा कितनी है, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 है, तो हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो n2 की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो 1/λ इक्वल टू कितना आ जाएगा, r 1/n1 का स्क्वायर कितना है भाई, 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, पहले शॉर्टेस्ट निकालता हूँ। तो शॉर्टेस्ट में क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी लेंगे, और इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा r, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा 4/r। आप चाहो तो r की वैल्यू डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पूछे तो लॉन्गेस्ट में क्या करोगे, 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट लेना है ना, लॉन्गेस्ट के लिए आपको क्या लेना है, नेक्स्ट कितना आएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से r/1/4 माइनस 1/9, एलसीएम कितना आएगा बच्चा 36, और कितना आएगा 9 माइनस 4, ठीक है, इंटू r, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5r/36, और लैम्बडा इक्वल टू अपने लैम्बडा चाहिए तो 36/5r, ठीक है। आप चाहो r की वैल्यू रख देना, समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहीं में ध्यान ज़्यादा खपाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लिमिटेड टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा। ऐसा है कि देखो एग्जामिनर वो चीज़ें पिक करता है एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली पूछी गई है, और फ्रिक्वेंटली बेसिस पे ही जो पहले से, क्योंकि देखो आलतू फालतू की चीज़ें बहुत कम आती है एग्जाम में, और एक पैटर्न होता है कि फिक्स उसी के बेसिस पे एग्जाम में आता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको इस बार क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एटम में से, तो ये हो गया आपका, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा एक बार, ठीक है। यही चीज रह रही है आपकी एटम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं हम न्यूक्लियाई, ठीक है। एक ना एटम से फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन और कर लेना, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी करना है, रेडियस करना है, बोर थ्योरी वाला, और कौन सा एनर्जी वाला, ये 3 चीजें आप कर लेंगे, ठीक है बेटा, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। एक्सप्रेशन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब न्यूक्लियाई करते हैं हम। सबसे पहले न्यूक्लियाई के अंदर आपको पढ़नी सिर्फ क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, और साइज ऑफ न्यूक्लियस का सीधा सा फॉर्मूला है आपका r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, या r0 इसको बोलते हैं एम्पेरिकल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। फर्मी कितना होता है 10 टू पावर, अरे अब तो पता होना चाहिए यार, एग्जाम आ रहे हैं, 10 टू पावर -15 मीटर, शाबाश, ठीक है, जिनको पता है। उसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा है हमारे पास, एक पूछा जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया हमारा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला ड्रो इजकल टू
3m अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये फॉर्मूला आता है, यानी ये कांस्टेंट होती है। देख मास कांस्टेंट होता है भाई, AMU कांस्टेंट है ना, उसके बाद क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r सारी ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। एक क्वेश्चन है ना जैसे मैं बता रहा था 26 Fe56 और क्या एक क्वेश्चन है और क्या है 92 यूरेनियम 238, इनका तुम्हें साइज का रेशियो निकालना और डेंसिटी का। तो साइज का रेशियो क्या हो जाएगा R1 बाई R2 इजकल टू R नॉट A1 की पावर 1/3 और R नॉट A2 की पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो A1 कितना है भाई 56, मास नंबर 1/3 और कितना आएगा 238 1/3। ठीक है, इकट्ठा कर लो इसको, 56 अपॉन में 238 और इसकी पावर कितना 1/3। ठीक है, और डेंसिटी का रेशियो पूछे, अरे डेंसिटी तो मूर्खों 1 होती है, रेशियो डेंसिटी सबकी समान होती है, चाहे कोई भी एटम हो डेंसिटी सबकी फिक्स होती है। ठीक है, समझ गए? तो आपको एक ये क्वेश्चन करना है भाई। ठीक है, और एक एक छोटी छोटी चीज़ें याद रखना भाई। एक AMU कितना मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है आपका, एक AMU कितना होता है 1 AMU आपका होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, सॉल्व करने को ना पूछा जाएगा आपसे, एक AMU की वैल्यू आपको बस ध्यान रखनी है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है इसकी वैल्यू, समझ गए? मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट पढ़ेंगे आप। मास डिफेक्ट क्या होता है, देखो मास डिफेक्ट क्या होता है कि मान लो कोई एलिमेंट है ZXA, है ना, Z क्या होता है आपका, ये आपका ना होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, समझ गए? A क्या होता है आपका, मास नंबर होता है, क्या होता है, मास नंबर, क्या होता है बेटा, मास नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन निकाले जाएं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए अपन को, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, तो निकलेंगे A में से Z को माइनस कर दो, मास नंबर्स में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो मास डिफेक्ट ये कहता है कि अगर हम इंडिविजुअली मास ऑफ प्रोटॉन लें, ठीक है, इंडिविजुअली मास ऑफ प्रोटॉन कितने प्रोटॉन होते हैं Z के बराबर, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं A माइनस Z, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसका हो गया भाई, न्यूक्लियन का मास हो गया ना। न्यूक्लियन के मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंडिविजुअली मास का ऐड करो भाई, ये कितने हो गए, ये देखो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, और ये एक न्यूट्रॉन का मास हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। ये कितना है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है भाई, इतने Z, उसको मास ऑफ न्यूक्लियस उसमें से माइनस कर दें, अगर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, मास डिफेक्ट। ठीक है, अब मास ऑफ, आप सोचोगे यार मास ऑफ न्यूक्लियस कम कैसे आता है भाई, बाइंडिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी जब न्यूक्लियस को बाइंड करते हैं, न्यूक्लियस को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, वो एनर्जी स्पेंड हो जाती है बेटा। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास लेके आएंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती है वो, इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। कुछ एनर्जी इसमें खर्च हो जाएगी ना न्यूक्लियस की, ठीक है, इसीलिए ये मास डिफेक्ट आता है आपको। तो आपको ये चीज़ करनी है बेटा, ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, ओके। और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं बेटा, अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किस फोर्सेस से बाइंड है, क्या न्यूट्रॉन एक दूसरे को, न्यूट्रॉन पे चलो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, हाँ, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है जब वो चार्ज ही नहीं है। देखो न्यूक्लियर फोर्स हमारा एक अलग तरीके का बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर मत करना। बहुत से बच्चे इसको कंपेयर करने लग जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, ना बेटा ये बिल्कुल अलग नेचर का फोर्स है। सबसे पहले तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज हो या ना हो कोई फर्क ना पड़ता। इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, सेम फोर्स होता है। दूसरा, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि इसका ग्राफ ही, नेचर ही अलग किस्म का है। ऐसा इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, जब तक डिस्टेंस 0.8 फर्मी से नीचे रहेगी, ये फोर्स है आपका, ये डिस्टेंस है 0.8 फर्मी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो दोनों न्यूक्लियॉन्स है कितने क्लोज आ जाए, 0.8 फर्मी से क्लोज आ गए तो वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
समझ गए। फ्री अट्रैक्शन वीक होने लगेगा जितना ज़्यादा दूर जाएंगे ये। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, ये 1.8 फर्मी शायद 10 फर्मी है, ठीक है, देख लेना, इसको चेक कर लेना। तो ये ऐसे वीक होता चला जाता है ये फोर्स, समझ के। तो एक तो ये डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और क्या है बेटा, नॉन सेंट्रल फोर्स है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ काम नहीं करता, नॉन सेंट्रल फोर्स है हमारा जो है न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। एक्चुअली में न्यूट्रॉन और इनके बीच में फोर्स किसकी वजह से होता है, एक पार्टिकल है बेटा मीजोन, मीजोन या पायोन्स, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। क्यों, देखो ये इन दोनों को इंगेज करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, किसी की भी जोड़े को इंगेज करके रखता है। जैसे इसकी युकावा ने थ्योरी दी थी, उसने बताया था कि जैसे दो कुत्ते आपस में एक हड्डी के लिए लड़ते रहते हैं और उसी के लिए उसी में इंगेज रहते हैं, तो इसी तरह, और कभी वो हड्डी उसके पास जाती है, कभी वो हड्डी उस कुत्ते के पास जाती है, तो बिजी रहते हैं वो लड़ने में। ऐसे ही देखो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा पार्टिकल है, जो पाईऑन्स पार्टिकल है, वो 3 तरीके का होता है, पाई जीरो, पाई और नेगेटिव, ये 3 तरीके का। तो इनके बीच में देखो न्यूट्रल है, तो कौन से पार्टिकल का, भाई चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, तो कौन से पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, पाई जीरो का। किसका होता है, पाई जीरो पार्टिकल्स का। चाहे इधर जोड़ लो इसको, ठीक है, कभी ये पार्टिकल इसके पास जाता है, कभी ये इसके पास जाता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बना रहता है। अगर मैं बात करूं पाई पॉजिटिव, ये प्रोटॉन की बात करूं और ये न्यूट्रॉन है, बताओ प्रोटॉन और इसके बीच में कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ कौन सा आना है, पाई प्लस आना चाहिए। चार्ज भी तो बैलेंस करना है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा। और ये अगर इसके पास आ गया तो ये बन जाएगा पाई नेगेटिव, समझ गए, क्या बन जाएगा, पाई नेगेटिव, समझ गए। तो ये एक्सचेंज होता रहता है। और अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, फिर अगेन क्या आ जाएगा, पाई जीरो आ जाएगा, चार्ज भी तो बैलेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। तो यही रीज़न है किसकी वजह से, एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं न्यूक्लियर फोर्स की, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। मेन चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। अब लास्ट है इसमें बेटा, लास्ट टॉपिक है, आपको पढ़ना है क्या, हाँ, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। बेटा इसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूजन है उसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस किसमें टूटता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर टूट जाता है, समझ गए। जैसे आपका U92, 236, 235, इसमें एक न्यूट्रॉन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेरियम और क्रिप्टन में स्प्लिट होगा, 56, 36, 141, 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल है, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस किस में टूट जाता है, इसमें स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और इसमें क्या होगा, 1H1 प्लस 1H1, जैसे एक न्यूट्रॉन बन गया हमारा, समझ गए, 1H2, एक न्यूट्रॉन मिलके क्या बन रहा है हमारा, 2He4 बन रहा है आपका, समझ गए, क्लियर है, ठीक बेटा। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है ना, ठीक है। दोनों में हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ओके। ये सोर्स, सन की जो सोर्स है ना, सन के अंदर सोर्स ऑफ सन एनर्जी, जो सन की एनर्जी है उसका रीजन बेटा यही है। न्यूक्लियर उसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार 2 हाइड्रोजन एटम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, हीलियम के अंदर, ठीक है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार अगर ये खुले में की जाए, मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात नहीं कर रहा, ये अनकंट्रोलेबल है, अगर ये बाहर करी जाए ये कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर दो भाई, है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में हाई एनर्जी है, इसमें ज़्यादा, आप इसमें लिख देना मोर एनर्जी इसमें ज़्यादा रिलीज होती है आपको, समझ गए। तो ये था आपका 1 शॉर्ट वीडियो एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख सकते हैं बेटा, ठीक है। और इसी तरीके की आपके लिए लेक्चर तैयार होते रहेंगे बेटा। बस अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बेटा। थैंक यू।